Hello everyone, welcome to the lecture series of polity. And in the lecture series of polity, I would be discussing the topic of preamble here. सबसे important topic, बहुत जरूरी topic है. आप आईएएस के यूपीएससी के एग्जाम में कोई भी उठा के देख लो, आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है ऑलमोस्ट. इस बार का 2020 का भी एग्जाम उठा के देख लो, तब भी आपको ये इस पे प्रियम्बल पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा. प्रियम्बल अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आइए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. एग्जैक्टली में प्रियम्बल क्या है, कब आया, कैसे आया, क्या क्या इसके बारे में है, एवरीथिंग इन डिटेल, प्रॉपर डिटेल में एक डेडिकेटेड लेक्चर आज हम देखते हैं ऑन प्रियम्बल. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप प्लीज इसको मार्क कर लीजिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जो है एक सिंपल सी पिक्चर दिखा रही हूँ जो एक्चुअली में प्रियम्बल है. अभी मैं कुछ नहीं बता रही कि क्या कैसे कब हुआ, सिंपल सा एक पॉइंट है सिर्फ कि ये प्रियम्बल जो है ये ऐसा दिखता है. आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें भी आप देखोगे ना, तो आपको फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा. आप लोगों ने देखा भी होगा अपनी एनसीईआरटी बुक्स में. तो ये है हमारे सामने प्रियम्बल. प्रियम्बल जो है इसको हम एक एक वर्ड को समझेंगे, बट ये है क्या चीज, सबसे पहले उस पॉइंट को समझेंगे. इसके एक एक वर्ड को समझने से पहले एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आया कब. बेसिकली जो ये प्रियम्बल है ये आया कब है और कैसे आया, क्या जरूरत पड़ी, ये चीजें पहले समझते हैं, फिर हम इसके एक एक वर्ड को समझेंगे. सबसे पहली चीज जो ये प्रियम्बल है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मीनिंग होता है. हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो इसको हम कहते हैं प्रस्तावना. मैं आपको नॉर्मल समझा देती हूँ, सुनिए पहले आप लोग. जैसे आप एक बुक खरीदते हो, आप कोई बुक खरीदने गए, लेट सपोज हम लक्ष्मीकांत खरीदने गए हैं पॉलिटी की. तो पॉलिटी के लक्ष्मीकांत खरीदने से पहले आप सबसे पहले उस बुक में क्या खोलते, क्या आप बुक को ऐसे ऐसे पकड़ के रोबोट की तरह देख लेते? नहीं, ऐसे तो नहीं होता. हम क्या करते हैं, हमें अगर जानना हो कि बुक में क्या चीजें हैं, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसका खोलते हैं इंडेक्स. हर बुक का हम इंडेक्स सबसे पहले खोलते हैं. आप लोग भी खोलते हैं, मैं भी वही देखती हूँ. हर कोई पहली जो बुक खोलेगा इंडेक्स देखेगा. क्यों? क्योंकि इंडेक्स से हमें क्या पता लगता है कि उस बुक में एक्चुअली में क्या डिटेल्स गिवन है. हमें उससे अंदाजा लगता है कि भाई उस बुक में इस पॉइंट के बारे में. लक्ष्मीकांत बुक खोलोगे तो आपको मिलेगा पॉलिटी के सारे, उसमें प्रियम्बल भी मिलेगा, उसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पंचायत, सब मिलेगा. ऐसे ही आप कोई और बुक खोलते हो, आप स्पेक्ट्रम खोलते हो, आप खुल्लर ज्योग्राफी की बुक खोलते हो, आप कोई बुक खोलो, आप उसका इंडेक्स देख के क्या होता है, आपको अंदाजा लग जाता है कि उस बुक में किसके बारे में बात की गई है. तो आप समझे होंगे यहाँ तक कि एक बुक है हमारे सामने. कौन सी? हमारे सामने एक सबसे बड़ी बुक है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन. इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडेक्स है वो क्या है? प्रियम्बल. मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन का आपको जानना है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो आप शॉर्ट में, समरी में उसके एसेंस को जानना है, उसके भाव को जानना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप प्रियम्बल खोल के आप समझ सकते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है. इसे ही हम इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एक और नाम है इसके लिए फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब चीजें इसके लिए की गई हैं. उसके अलावा बहुत सारे और हमारे हिस्टोरियंस हैं, कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने इनको अलग अलग नाम से डिनोट किया है, वो भी हम देखेंगे अभी आगे. अभी हम क्या समझ रहे हैं? प्रियम्बल मतलब कि एक बुक खोलने से पहले आप उसका इंडेक्स देख रहे हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन खोलने से पहले, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको खोलने से पहले हम क्या देख रहे हैं? प्रियम्बल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली में प्रियम्बल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इंडिया का जो नेशन है वो कैसा है, वो आप प्रियम्बल से पूरा पूरा अंदाजा, पूरा पूरा समझ सकते हैं. तो वही प्रियम्बल हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं. इसको हम समझने वाले हैं कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. ये हो गया प्रियम्बल का एक सिंपल सी शॉर्ट सी डेफिनेशन. अभी प्रियम्बल आया कैसे, इसकी हिस्ट्री कैसे, कौन लेकर के आया, क्या इसका पहले नाम था, क्या था, ये थोड़ा सा समझ लेते ताकि आपको इजी हो जाए समझना.
तो बात ऐसी है कि हुआ ये कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बन के तैयार हुई? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है 1946 में, ठीक है, 1946 में, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या होती है? मीटिंग होती है। 10 दिसंबर को मीटिंग में हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चूज कर लिया जाता है। एंड देन फिर 11 दिसंबर को हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बात समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रही हूँ। देखो डिफरेंस समझना इस पॉइंट में बहुत जरूरी है, आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बैठी थी किस लिए? क्या फ्रेम करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए बात? तो जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती थी, वो बैठती है यहाँ पर, और वो 1946 में 11 दिसंबर की डेट आती है और हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको चूज कर लिया जाता है। फिर आती है एक डेट, इंपॉर्टेंट डेट हमारी हिस्ट्री में, जो कि है 13 दिसंबर 1946। इस डेट को 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो एक बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो पर्सन है, जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, ये जो है एक नई चीज लेकर के आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। क्या है उसका नाम? उसका नाम है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन करके एक चीज लाई जाती है, एंड ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, इसको आज के समय में हम जानते हैं प्रियम्बल के नाम से। ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रियम्बल। उसमें थर्ड स्टेटमेंट आपके सामने यही थी, इट हैज बीन मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। करेक्ट है स्टेटमेंट। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में लाए थे उस समय 1946 में, जिसको आज के समय में हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? प्रियम्बल के नाम से, जो आप सामने देख रहे हैं। क्लियर? अब हम, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके पहले प्रियम्बल का मीनिंग समझते हैं, पूरा प्रियम्बल हम अच्छे से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों की तरफ, क्योंकि जब तक प्रियम्बल समझ नहीं आएगा ना कि इसमें लिखा क्या है या कहना क्या चाहता है हमारा प्रियम्बल हमें, तब तक कुछ आगे का समझ नहीं आएगा। तो चलिए इसके एक एक वर्ड की तरफ हम जरा गौर करते हैं। सबसे पहली चीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, ये आपको पता चल गया। अब एक एक लाइन समझेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या कह रहा है? हम पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये प्रियम्बल किसका? इंडिया का। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है that the preamble derives the authority from, आगे ऑप्शंस, किससे मिलती है प्रियम्बल को अथॉरिटी? पीपल ऑफ इंडिया से। मतलब हमारा जो प्रियम्बल है उसको सारी अथॉरिटी कौन देता है? पीपल, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ना कोई गवर्नमेंट, कोई नहीं। किससे मिलती है? पीपल, मतलब पीपल इज द सुप्रीम, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल ऑफ इंडिया फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी से। From where does it derive its authority? कहां से? People of India से। Point clear, ठीक है। अब having solemnly resolved to constitute India, हम सब लोग मिल करके इंडिया को क्या बनाना चाह रहे हैं? क्या बनाना चाह रहे हैं? अब आते हैं 5 वर्ड्स, 5 वर्ड्स। क्या है? SSDR, ये है हमारे सामने 5 वर्ड्स। क्या है ये? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। पहला, दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है, इन पांचों को सीक्वेंस में अरेंज किया जाए, इनका नॉमेनक्लेचर सीक्वेंस में लगाने के लिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। यूपीएससी अब नहीं पूछती है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि काफी सिंपल है। जो भी बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो ये चीज तो उसको रटी है, उसको ये पूरा प्रियम्बल रटा हुआ है, ठीक है, जैसे आपको भी रट जाएगा। तो ये चीज तो आपको ऐसी लर्न रखनी है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। क्वेश्चन कैसे आता है कि स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि सॉवरेन से क्या मीनिंग है, सॉवरेन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा सॉवरेन वर्ड का इसमें से कौन सा मीनिंग है। तो इसलिए जरूरी है आपको कि आप 5 वर्ड्स के मीनिंग्स को समझें।
अब एक एक करके वर्ड को उठाते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सॉवरेन। देखो, प्रियम्बल की बात भी करूं या मैं नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, तो प्रियम्बल हो या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, सॉवरेन वर्ड आपको कहीं भी मिलता है। सॉवरेन वर्ड सिंपली मीन्स इंडिपेंडेंट। क्या है इसका मीनिंग? इंडिपेंडेंट। सीधा याद रखना आपको, हम क्या है? हम लोग हैं इंडिपेंडेंट। कौन? पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम यहाँ स्टार्टिंग से देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन ही वी है। वी मतलब हम लोग, कौन? हम, पीपल ऑफ इंडिया। तो यही है इंडिपेंडेंट का मीनिंग। इंडिपेंडेंट मतलब हम आजाद हैं। आपको पता है हम आजाद भी हैं। आजादी का मतलब यहाँ क्या है कि हम किसी के डोमिनियन स्टेटस में भी नहीं आते। डोमिनियन स्टेटस आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि हम लोग अपना मैटर देख रहे हैं, बट हमारे ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? ब्रिटिशर्स रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंटरनल मैटर्स को हम लोग ही सॉल्व करेंगे। वॉटेवर इज कंडक्टेड इन आवर टेरिटरी, हमारी पूरी टेरिटरी में कुछ भी हो रहा है, वो सब हमारे इंटरनल मैटर्स है, हमारे डिसीजंस है। उस पर डिसीजन लेना, उस पर डिस्कशन करना, उस पर फाइनल जजमेंट देना, वो सब हमारे इंडियन टेरिटरी में ही होगा। हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द फाइन। इसका मतलब ये कि इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है, ना हमारी टेरिटरी हमसे कोई छीन सकता है, और हम चाहे तो किसी और टेरिटरी को अपने अंदर इंक्लूड भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हमारे ऊपर कोई हमारे डिसीजन लेने वाला नहीं बैठा हुआ, इसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा कहता है सोशलिस्ट। मतलब सोशलिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक। ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ये एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जब ये प्रियम्बल बना, इसको बाद में लाया गया। तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है सामाजिक, आप इसे बिल्कुल समझ सकते हो, बहुत इजी वर्ड है। सामाजिक मतलब आप किस में रह रहे हो? आप समाज में रह रहे हो। यू हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। आपको वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करना है, आपको भलाई के लिए काम करना है। तो ये क्या कहलाता है? सोशलिस्ट होना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे यहाँ आता है सेक्युलर। चलिए, अब ये वर्ड है, इसको हिंदी में वैसे तो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, पर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। काफी इजी एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे आप यूपीएससी का फॉर्म भरोगे, आईएएस का फॉर्म भरोगे, आप और भी एग्जाम्स अगर दे रहे हो, डिफेंस फोर्सेस के लिए दे रहे हो, या कोई और बैंक का एग्जाम दे रहे हो, तो आप फॉर्म भरते हो। ठीक है, उससे पहले हमें फॉर्म भरना होता है। तो फॉर्म जब आप भरते हो, आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो। आप उसमें नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एवरीथिंग आप फिल करते हो उसमें। एंड उसमें आप एक चीज और फिल करते हो, दैट इज रिलीजन। रिलीजन फिल करते हो ना सब लोग उसमें। तो रिलीजन आप क्यों फिल करते हो? अगर हिंदू मेजॉरिटी है हमारे इंडिया में, तो आप रिलीजन क्यों फिल करते हो? बिकॉज इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। एक सीधी सी लाइन में आपको कहना चाहूंगी बस, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। अगर ऑफिशियल रिलीजन होता तो आपके जो फॉर्म्स हैं उसमें बाय डिफॉल्ट आपका रिलीजन भरा हुआ आता, आपको भरना ही नहीं पड़ता। चाहे हिंदू आए, चाहे मुस्लिम आए, चाहे क्रिश्चियन आए, चाहे सिख आए, चाहे पारसी आए, कोई भी आए, वो मैं नहीं बोल रही, बट आपका तो उसमें भरा हुआ आता। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। आपसे आपका रिलीजन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। हमारे इंडिया में हर पर्सन को ये राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सके। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जब हम आगे की क्लासेस करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे उसमें, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सेक्युलर वर्ड जो है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, इसको बाद में ऐड किया। चलो वो मैं आगे देखेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। अभी आप सिर्फ पढ़िए जो है, अभी पूरा प्रियम्बल समझेंगे, उसके बाद जो चेंजेस हैं, सोर्सेज हैं, क्या कैसे कब हुआ, वो हम आगे देखेंगे। अभी आप सिर्फ प्रियम्बल पे फोकस करोगे। तो सेक्युलर वर्ड मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है, किसी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक वाइडर सेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्युलरिज्म फॉलो करता है कि कोई भी रिलीजन के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ स्टेट, सब इक्वल है।
कोई स्टेट को हर रिलीजन की तरफ से इक्वल सपोर्ट मिलेगा, जो कि इंडिया में होता भी है। तो ये है सेक्युलरिज्म। आई होप आपको वर्ड मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे SSSDR की सीरीज में हमने SSS देख लिया। अब आता है हमारा डी, दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मीनिंग सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कैसी कंट्री में रहते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बहुत सारी कंट्री नहीं भी है डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक, समझो जरा मीनिंग इसका। लोकतांत्रिक मतलब क्या है इस बात का? लोक मीन्स पीपल, तांत्रिक मीन्स तंत्र, सिस्टम ऑफ पीपल, मतलब हर चीज क्या है, पीपल के थ्रू। टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बहुत फेमस स्लोगन है। टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, मतलब हर चीज लोगों के लिए है। यहाँ पे हम जो है क्या देते हैं, वोटिंग करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। वी डू वोटिंग, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारे यहाँ पे क्या एक प्रोसेस है, हमारे यहाँ पर है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या है, राइट, सब पर्सन को 18 अबव जितने भी पर्सन हैं उनको वोटिंग देने का राइट। तो आप वोटिंग की फॉर्म में अपने हेड को चूज करते हैं, हम लोग करते हैं ना, हम लोग लोकसभा के इलेक्शंस में पीएम को वोट करके हम चूज करते हैं। हम लोग सीएम के लिए, मतलब हमारे जो लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी हम लोग वोटिंग देते हैं। हाँ, हम लोग प्रेसिडेंट में नहीं देते, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट में नहीं देते, हम लोग गवर्नर में नहीं देते, ठीक है। हम लोग इन चीजों में वोटिंग नहीं करते हैं, वो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। उसमें क्या होता है कि जिन लोगों को हमने चूज किया है ना, वो आगे चल के उनको यूज करते हैं, मतलब चूज करते हैं, सॉरी। तो वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। और डायरेक्ट क्या है कि हम डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ वोटिंग। दिस इज नोन एज डेमोक्रेसी। और इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। एंड यहाँ पे इंडिया में वुमेन को फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग सिंस द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से राइट मिल रखा है वोटिंग देने का, ठीक है। कई कंट्रीज में ऐसा था कि वुमेन को राइट नहीं दिया। डेमोक्रेसी है, वोटिंग होती है वहां पे, पर वुमेन्स को राइट नहीं है। तो किस बात की डेमोक्रेसी, इक्वालिटी नहीं है वहां पे। इंडिया क्या है, इंडिया में हमारे प्यारे भारत ने हमें हमेशा से उस चीज का राइट दिया है, चाहे वुमेन हो चाहे मेल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप सब लोग अबव 18 सब लोग वोट कर सकते, बिकॉज अबव 18 आपके पास वो चीज सेंस होती है, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव अच्छा बुरा सब चूज कर पाते। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने फिफ्थ वर्ड इसी लिस्ट में क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग समझो। हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 नवंबर को, है ना, 26 जनवरी को, सॉरी 26 नवंबर को तो बन के तैयार हुआ था, फोर्स में कब आया है, 26 जनवरी को। तो जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मीनिंग होता है, देखो दो टर्म्स होती है, आपको दोनों टर्म समझनी होंगी। मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया यहाँ पे, आप लोगों को क्लियर जो है वो दिखेगा नहीं, तो मैं एक बार इसको इरेजर से रब कर देती हूँ, ठीक है, ताकि एक बार मैं लिख सकूं तो आपको क्लियर रहे। चलिए, तो मैंने आपको बताना था रिपब्लिक। तो दो वर्ड होते हैं हमारे सामने, एक वर्ड होता है मोनार्क और एक वर्ड होता है रिपब्लिक। ये दो होते हैं, दो तरीके होते हैं। मोनार्क मीन्स क्या होता है, मोन, मोनो वर्ड आ रहा है, मोनो आप याद कीजिए क्या होता है, वन। मोनो वर्ड मीन्स वन, मतलब कि एक किंग है और किंग की हेरिडिटरी पोजीशन चलती आएगी, जो हमेशा से चलती आ रही है। अगर आप मुगल एम्पायर उठा लो, आप दिल्ली सल्तनत उठा लो, यही होता था ना कि एक राजा, उसी का जो बेटा होगा वो अगला राजा बनेगा। मतलब बेटों में आपस में लड़ाई हो जाए वो बात अलग है, पर बनेगा बेटा ही। या तो बैटल हो जाए और झगड़ा हो जाए, जैसे कि पहले हुई है मुगल एम्पायर के टाइम में, बाबर के साथ बैटल हुई, बाबर ने की बैटल हुई, बाबर ने होने के बाद हुमायूं आया, लेकिन हुमायूं के जो है दो बैटल्स में वो हार जाता है, शेरशाह आ जाते हैं, फिर हुमायूं वापस आता है, फिर अकबर, वो लंबा सीक्वेंस चलता है। तो क्या होता है इसमें, इनके बेटे आते जाते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, ऐसे सीक्वेंस चलते हैं। तो इसे कहते हैं हेरिडिटरी, मतलब किंग एक है और फिर आगे उनका बेटा, फिर वो चलता जाएगा, उसे हम कहते हैं हेरिडिटरी। तो जो हेरिडिटरी पोजीशंस है, अगर ऐसे कंट्री फॉलो कर रही है, उसे हम कहते हैं मोनार्की। क्या है, एक ही पर्सन का रूल है और वही कर रहा है।
रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक क्या है, इसका ऑपोजिट की हेरिडिटरी कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि एक बार वोटिंग करके एक जो पर्सन को हमने बना दिया पीएम या सीएम, आगे उसका बेटा या उसका जो आगे जो भी सन होगा या डॉटर होगा जो भी है वो होगा, वही आगे आकर के रूल करेगा। बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। ऐसा होता तो आज कंडीशन कुछ और होती कंट्री की। तो ये सब चीजें नहीं है इंडिया में। इंडिया में क्या फॉलो होता है, हमारे भारत में रिपब्लिकिज्म है। दैट मीन्स हम लोग में यहाँ पे हेरिडिटरी पोजीशंस जो है वो नहीं है। हम हेरिडिटरी पोजीशंस फॉलो नहीं करते। जो काम करेगा उसकी सरकार बनेगी, वो हम चूज करेंगे, और जो मेजोरिटी में होगा उसको चूज करके फाइनली जो है वो बनाया जाता है। दिस इज द प्रोसीजर। तो इसे कहते हैं रिपब्लिकिज्म। तो ये 5 वर्ड्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो सॉरी प्रियम्बल के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिकली, बट एक स्पेसिफिकली बात करूं तो प्रियम्बल के अंदर ये 5 जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। क्या होता है ना, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि ना आपको स्टेटमेंट दी जाएगी दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्ट मींस द रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। 4 स्टेटमेंट दोगी और आपको चारों करेक्ट लगेंगी, ठीक है। सब बात समझना मेरी, आपको चारों करेक्ट लगेंगी, पर आपको वर्ड ध्यान रखना है रिपब्लिक। तो आप रिपब्लिक वर्ड पे फोकस करोगे और उन चारों स्टेटमेंट में से जो रिपब्लिक को जो है इंप्लाई कर रहा है आपने वो आंसर है। इसे कहते हैं हम बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से पढ़ना, और ऐसे ही पढ़ना। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब आप ये 5 वर्ड इसी सीक्वेंस में याद करने वाले हैं, SSDR। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ड्स हमने देख लिए। नेक्स्ट इसके बाद वर्ड आता है जस्टिस। जस्टिस भी हमारा प्रियम्बल हमें देता है। कितने तरीके का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमें हमारा प्रियम्बल 3 तरीके का जस्टिस प्रोवाइड कराता है। तो अब तीनों का मीनिंग समझते। जस्टिस का मीनिंग तो आपको पता है, मतलब न्याय मिलना। कितने तरीके का न्याय, सोशल। सोशल न्याय का मतलब ये है कि आप किसी पर्सन पे आप भेदभाव नहीं करोगे किसी पर्सन पे कि वो जो है सोसाइटी में, मतलब या तो उसकी कास्ट के बेस पे, उसके जेंडर के बेस पे, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे आप उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं कि सोशल जस्टिस मिलना। मतलब आप इन फैक्टर्स पे कि आप जो है मैं लिख देती हूँ, जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप प्लेस ऑफ बर्थ के पे कर रहे हो, या आप कास्ट पे, SC है, ST है, OBC है, लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, ये सब चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, जो कि नहीं होता आज के टाइम पे, काफी कम हो गया है। उसे हम कहते हैं सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब कि आप किसी भी पर्सन को उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि वो पर्सन जो है गरीब है या अमीर है तो वो ये नहीं कर सकता, वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मतलब आप उसके इनकम के बेसिस पे, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे आप उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तीसरी टर्म है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब होता है कि अगर एक इंसान को किसी पॉलिटिकल ऑफिस में जाना है, मान लो पब्लिक ऑफिस में जाना है, तो उसको आप इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। हर पर्सन को क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर चीज को अवेल करने की, किसी भी ऑफर को, किसी भी स्कीम को, किसी भी चीज को अपने तक आने की आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसे कहते हैं जस्टिस मिलना, ठीक है यहाँ तक। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने सोर्सेज हैं हमारे। सोर्स कौन सा है, हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। यहाँ आपको आगे भी बताने वाली हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिबर्टी। अब लिबर्टी इसमें समझने से पहले हम लिबर्टी पे जाते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है। लिबर्टी का मतलब होता है नॉर्मल लैंग्वेज में कि फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या, फ्रीडम। किस चीज की फ्रीडम भाई, कौन सी फ्रीडम, तो ये भी आपको याद रखनी है। किसकी फ्रीडम, थॉट, सोचने विचारने की, एक्सप्रेशन, अपने आप को दूसरों तक एक्सप्रेस करने की। एक्सप्रेस आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, आप सोशल मीडिया की फॉर्म में करो, आप मैगजीन्स में डालो, आप न्यूज़पेपर में डालो, आप बुक्स की फॉर्म में, आप किसी भी फॉर्म में आप अपने व्यूज को दूसरों तक प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको लिबर्टी है, बट इट शुड नॉट बी हेट्रेड। हमारे देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए,
क्रिटिसाइज करना है आपको, आप कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी हेट्रेड कि आप देश के खिलाफ चले गए अपने आप को एक्सप्रेस करते करते. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस शुड नॉट बी डन एक्चुअली. चलिए आगे देखते हैं. बिलीफ. बिलीफ मीन्स क्या होता है? आप मान रहे हो किसी चीज में, आप फेथ रख रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, तो आप किसी में भी मान सकते हो, आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो, आप किसी भी सत्संग, किसी भी ट्रस्ट, कोई भी मठ, कोई भी चीज में आप मान सकते हो. कोई आपको मनाही है? बिल्कुल नहीं. इन चीजों की आपको फ्रीडम देता है हमारा प्रियम्बल, यहाँ पर भी और हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं उसमें भी ये चीज हमें गारंटी की जाती है. आगे देखते हैं इक्वालिटी. इक्वालिटी किस चीज की? इक्वालिटी मतलब इक्वल स्टेटस. किस चीज का? इक्वालिटी किसकी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की. सबको अवसर समान मिलना चाहिए. तो इसमें वही है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की सबको इक्वल मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज ही इक्वालिटी ना मिले. अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी मिलेगी तभी तो जस्टिस हो पाएगा. जब आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो आप कैसे जस्टिस कर पाओगे लोगों के साथ? वही है इसके अंदर, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सबको इक्वल जो है राइट मिलने चाहिए. और ये जो है ये हमारे अलग अलग राइट्स में भी दर्शाए गए हैं. राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेशल एक हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 16 के अंदर, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भी. उसमें ये सब चीजें लिखी गई हैं, वहां पर भी हम देखेंगे. तो ये सारी चीजें आपको मतलब प्रियम्बल में तो लिखी है, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो हमें अलग अलग जगह भी देखने को मिलता है. हमें फंडामेंटल राइट्स में हमें डीपीएसपी भी आगे आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत सारी जगह पे हमें ये सब पॉइंट्स दोबारा से देखने को मिलेंगे ब्रॉड वे में, थोड़ा और एक्सप्लेन्ड वे में, इलाबोरेटेड वे में हमें और देखने को मिलेंगे. ठीक है ना. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड दैट इज फ्रैटर्निटी. देखो नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रैटर्निटी का मीनिंग होता है ब्रदरहुड, मींस भाईचारा बना के रखना. आपको क्या बना के रखना है? आपको रखना है यहाँ पे भाईचारा, पीस बना के. तो यही हमारा प्रियम्बल कहता है कि क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीस आपस में बना के रखेंगे, हम ब्रदरहुड को इंश्योर करेंगे. हार्मनी, पीस, एकता. यहाँ देखोगे आप, डिग्निटी इंडिविजुअल की बरकरार रहे, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहे, सबको पता है इसके बारे में. एंड उसी के साथ हमें क्या इंश्योर करना है कि हमारे इंडिया की यूनिटी, सारी स्टेट्स मिलकर रहे चाहे कल्चरल डिफरेंस हो. और इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी मतलब क्या होता है कि हमें अपने देश की आन बान शान बरकरार रखनी है, जिसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं. तो वो भी हमें हमेशा एश्योर करके रखना है. एश्योरिंग मतलब याद रखनी है वो चीज. तो ये सारे पॉइंट्स हम किसको देते हैं? हम खुद को देते हैं. खुद कौन? पीपल ऑफ इंडिया. देखते हैं, इस लाइन को भी समझाती हूँ मैं. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्लियर हुआ ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मैंने आपको बताया था अभी 1946 में बनाई गई थी. 1934 में इसका आइडिया दिया था एम.एन. रॉय पर्सन एक थे उन्होंने, और फिर फाइनली जो है 1946 में इसको बनाया गया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जा सके. बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, बहुत सारे डिसीजन, एंड फाइनली इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिल करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था. कब? 1950. देखो यहाँ पे 26 नवंबर 1949. 1949 में बनके तैयार हुआ था. 26 नवंबर 26/11/49 में क्या था ये बनके तैयार हुआ था. ठीक है. बट ये आता कब है? हमारे सामने कब आता है? जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950 को. तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके अंदर. तो ये लाइन यहाँ लिखी है. आपसे पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल में कौन सी डेट लिखी है? तो प्रियम्बल में आपको याद रखना है कि 26 जनवरी नहीं लिखी है, 26 नवंबर 1949 लिखी है, 2 महीने पहले की डेट है. देन hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. ourselves कौन है यहाँ पे? हम. क्यों? क्योंकि वी है यहाँ पे. सबसे फर्स्ट लाइन ही क्या थी? वी. फर्स्ट वर्ड क्या है? वी. वी मतलब पीपल ऑफ इंडिया. मतलब हम अपने आप को ये प्रियम्बल, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं. हम लोग इसी के भरोसे अब सारा करेंगे. ये सुप्रीम अथॉरिटी है. कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री को चलाने के लिए सबसे जरूरत है, वही हम बना के रखेंगे.
आई होप ये पूरा प्रियम्बल का जो स्ट्रक्चर है आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक वर्ड क्लियर हो गया होगा। इसको हम डिटेल में अभी और चीजें भी इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब कुछ और वर्ड इसके अंदर ऐड किए गए थे, ये जो है अभी ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी क्या है, जो नीचे पॉइंट्स लिखे क्या वर्ड ऐड किए थे क्या था वो भी हम देखेंगे। ये पूरा आपको पोर्शन क्लियर होना चाहिए जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें से क्या क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, कौन अथॉरिटी देता है प्रियम्बल को, चारों वर्ड का पांचों वर्ड्स का जो SSDR है इसका सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, इसके मीनिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे जस्टिस कितने तरीके का ये पूछा जा सकता है, या ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है कि सोशल जस्टिस का क्या इंप्लीकेशन है। 4 स्टेटमेंट होगी, 1 and 2, 2 and 3 करके पूछा जा सकता है, ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है। तो आपको क्या करना होगा, आपने जो यहाँ पे समझा है उस चीज को आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है उस वक्त, जो भी स्टेटमेंट यूपीएससी देगा उस पे आपको प्रैक्टिकली ये सिचुएशन अप्लाई करके देखनी कि क्या जो मैंने आपको बताया वो चीज वहां पे अप्लाई आप कर पा रहे हो। 1 and 2, 2 and 3 या स्टेटमेंट बॉक्स में जैसे भी क्वेश्चन आते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स प्रियम्बल के बारे में। अभी तक आपको काफी चीजें पता लग गई है प्रियम्बल के बारे में। तो क्या है कि अगर मान लो कल को कोई फॉरेन सिटीजन आता है इंडिया में और आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछता है, तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप प्रियम्बल एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उस पर्सन को कि एग्जैक्टली इंडिया क्या फॉलो करता है, इंडिया के क्या पॉलिसीज है, इंडिया के क्या प्रिंसिपल्स है, इंडिया किस चीज पे जो है वो काम करता है। चलिए सोर्सेज देखते हैं। सबसे पहली चीज आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रियम्बल स्टार्ट करने वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला था अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका जो था उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज निकल के आई थी, फिर बाकी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज ने किया, इंडिया ने भी उस चीज को फाइनली जो है वो अडॉप्ट कर लिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया भी था कि जो जस्टिस के आइडियाज हैं जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो अभी हमने प्रियम्बल में यहाँ पे पढ़ा, देखेंगे यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे मैंने लिखा भी है रशियन रिवॉल्यूशन, आपको मैंने बताया भी था। जो रशिया का रिवॉल्यूशन हुआ था, जो रशिया में प्रॉपर एक रिवॉल्यूशन क्रांति छिड़ी थी 1917 के समय में, वहां पर स्टेलिन, लेनिन, बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो छिड़ी थी, ब्लडी संडे करके एक टर्म बहुत पॉपुलर हुई थी, इस पे यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया था, ब्लडी संडे 1905 में हुआ था। तो ये जो पूरा वहां पे सीरीज चली थी रिवॉल्यूशन की, रशिया को रिवॉल्यूशन की जो एक क्रांति चली थी वहां पर, उसमें जो है ये आइडियाज उठाए, वहां पे फेमस हुए थे, वहां से हम लोगों ने अपने अंडर लिए हैं जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उन्होंने अपने पैम्पलेट में यूज किया था इसको, ठीक है। तो हमने वहां से सोर्सेस लेकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला है। नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़ा, जो हमने 3 वर्ड्स पढ़े थे ये वाले, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये तीनों वर्ड्स हमने कहाँ से बोरो किए, हमने बोरो किए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। याद कीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799, 10 सालों का टाइम पीरियड जहाँ पे मल्टीपल सरकारें बनती है, लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, फिर उसके बाद स्टेट जनरल आती है, बहुत सारी चीजें आती है, वहां की पार्लियामेंट मिलती है, लुइस 16 जो थे उनको वहां से हटाया जाता है, उनको ग्यूलोचाइन कर दिया जाता है, उनकी वाइफ मैरी एंटोनी को ग्यूलोचाइन कर दिया जाता है, एंड देन उसके बाद मैक्सिमिलियन जी रॉबेस्पियर एक पर्सन आते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को 16,000 पीपल को ग्यूलोचाइन कर देते हैं, मैक्सिमम काम वो ये गलत करते हैं जो। उसके बाद फिर वहां पे सरकार फाइनली बनती है नेपोलियन जी बोनापार्ट की, ठीक है, 1899 के बाद फाइनली सरकार बनती है वहां पर, सरकार भी कह लो या फिर आप कह लो कि उन्हीं की पूरा चलता है वहां पे, जो आर्मी के जनरल होते हैं। तो वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था पूरा बेसिकली 10 इयर्स का टाइम पीरियड, जब लोगों के पास हार्श विंटर्स थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बिठाई, फिर टेनिस कोर्ट की ओथ ली, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आता है एग्जाम में। तो चलो वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, उसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उससे हमने क्या आइडियाज लिए, वहां पे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रियम्बल जो अडॉप्ट किया गया था, उसमें वर्ड्स थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है। आप उनका पूरा एक बड़ा सा देखोगे तो बहुत बड़ा था उनका वो
बहुत बड़ा उन्होंने एक अडॉप्ट किया था, क्या नाम से, डिक्लेरेशन क्या क्या उनकी, और राइट्स ऑफ द मेन एंड सिटीजन्स, उन्होंने एक अडॉप्ट किया था। तो उसमें जो है ये वर्ड था, ये तीनों वर्ड्स थे, तो इन तीनों वर्ड्स को हमने वहीं से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। ठीक है जी। चलिए, फोर्थ पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किससे लिया है, कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब बताया था, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था, 13 दिसंबर 1946 में इसको जो है अडॉप्ट किया गया। और फाइनली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसको लेके आए थे। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अपने आप में क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है भाई, यहां तक ये था बेसिक बेसिक चीजें। सोर्सेस के ऊपर आता है क्वेश्चन, कहाँ कौन सी कंट्री ने सबसे पहले किया, हमने ये आइडियाज कहाँ कहाँ से बोरो किए हैं। वन लाइनर अगर यूपीएससी का मन है कि भाई बड़े ही सिंपल सवाल पूछ ले रहे हैं पॉलिटी से, प्रियम्बल से, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ स्टार्टिंग में। इट कंटेन्स अ समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या है, समरी क्या है, फेज क्या है, इंडेक्स क्या है, वो शॉर्ट में समझाता है। Preamble is neither a source to the power of legislature nor the prohibition upon the powers of legislature. इस पॉइंट को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। अभी ये नॉन जस्टिशिएबल है, ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी समझाती हूँ। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये 2020 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट थी हमारी, तो उसमें था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट, तो गलत है वो स्टेटमेंट, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हुआ ये, इसकी हिस्ट्री हम थोड़ी सी समझ लेते हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ देखते हैं इसको, खाली स्लाइड है ना, इजी रहेगा। हुआ ये 1960 में एक केस आया, बेरुबारी यूनियन केस। जब केसेस पढ़ेंगे मैं आपको केस पूरा समझाऊंगी। पर होता क्या है इस बेरुबारी यूनियन केस में, बेरुबारी क्या है, बेरुबारी जगह है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इस पे केस हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, उन्होंने इसके अंदर ये बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। ठीक है, बट याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखना। 1973 ईयर आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक केस होता है इसमें, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती एक पर्सन थे भाई, केरला के रहने वाले, एक मठ चलाते थे। कौन सा मठ, एडनीर मठ। एडनीर एक मठ ट्रस्ट कह लो आप, वो चलाया करते थे। तो जो गवर्नमेंट थी वो क्या चाह रही थी भाई कि हम जितने भी लॉस में जा रहे हैं ना ट्रस्ट, उनको अपने अंडर ले लेंगे। तो ये थे साधु संत आदमी, इनको तो पता नहीं भाई क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इनके एक वकील थे, इनके एडवोकेट थे, नाम था उस पर्सन का नानाजी पालकीवाला। इन्होंने कर दिया सुप्रीम कोर्ट में केस। ये केस इतना पॉपुलर हो गया, गवर्नमेंट के खिलाफ चला गया, बहुत पॉपुलर हुआ। तो इस केस में जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल से रिलेटेड क्या जजमेंट दी हमारे सामने कि भाई प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आज के टाइम पे भी ट्रूथ है स्टेटमेंट कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट। क्लियर हुआ भाई यहां तक आप लोगों को, आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और केस आता है 1995 में, LIC ऑफ इंडिया केस। इस केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल हमारा क्या है, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा दोबारा से इस केस में कहा जाता है। ठीक है भाई, ये 3 सीक्वेंस याद रखना। पहली बात तो किसमें क्या बोला, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस केस में क्या जजमेंट थी, वो तो हम वैसे केसेस में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब भी केसेस पढ़ेंगे उसमें भी टॉपिक करेंगे, पर अभी हम प्रियम्बल भी कर रहे हैं तो हमें प्रियम्बल रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए अब हमसे, तो अब उस हिसाब से हम सारी चीजें इसमें कवर भी कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये है प्रियम्बल की रिलेटेड जजमेंट्स। तो आज के टाइम पे क्वेश्चन आता है प्रियम्बल का, तो क्या स्टेटमेंट है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, नॉट वर्ड तो गलत हो गया, तो क्या है भाई, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हो, मैंने आपको पूरा समझाई दी ये स्टेटमेंट। इसके बाद एक और पॉइंट, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, इज प्रियम्बल अमेंडेबल, ये स्टेटमेंट भी आई थी इस बार की यूपीएससी आईएएस एग्जाम में 2020 वाले में। इट इज अमेंडेबल, ये क्या है, अमेंडेबल है। क्यों, क्योंकि इसको ऑलरेडी एक बार अमेंड किया जा चुका है। मैं आपको बताया था ना कि इसके अंदर चेंजेस लाए हैं, कि तो 3 वर्ड है, कौन से 3 वर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स कहाँ पे है, देखो भाई यहाँ देखो, ये रहा आपका सोशलिस्ट, ये रहा आपका सेक्युलर एंड ये रहा तीसरा आपका इधर इंटेग्रिटी। मेरा जहां जहां मार्कर चल रहा है वहां देखो, तो 3 वर्ड्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए हैं। ये कब ऐड किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन से ईयर में आता है, 1976। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल इज अमेंडेबल, करेक्ट स्टेटमेंट है। कब अमेंड किया, एक ही बार किया, क्या किया, 3 वर्ड ऐड किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। तीनों का मीनिंग आपको क्लियर है, पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी की सरकार ने तीनों वर्ड को ऐड करा। ठीक है भाई, क्योंकि 1976 में किसकी गवर्नमेंट थी इंडिया में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट सिंपल है। प्रियम्बल जो है वाज आल्सो इनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको मैं बता चुकी हूँ, हम प्रियम्बल में ये पढ़ चुके हैं। और 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे और नोटिस करने हैं कि जो प्रियम्बल है वो ना तो पावर है किसी को देता है, ना किसी से पावर छीनने की बात करता है। स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा कि ना तो प्रियम्बल किसी और लेजिस्लेचर को, मतलब हमारी पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर में क्या आती है, हमारी पार्लियामेंट आती है, तो ना तो वो पार्लियामेंट को पावर देता है, ना पार्लियामेंट की पावर्स पे रोक लगाता है। ठीक है, और वो नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल मतलब कि आप उसके प्रोविजंस के ऊपर कोर्ट में वो केस कर दो, पॉसिबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। हाँ, जजमेंट उसके ऊपर आई है बट वो उसकी लीगैलिटी पे क्वेश्चन है, पर वो नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। एक होता है जस्टिसेबल, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस किए हैं तो आप कहाँ चले गए भी, सरकार के पास, सॉरी जुडिशरी के पास। इसमें क्या है कि नॉन जस्टिसेबल। ठीक है भाई, यहाँ तक ये था पूरा प्रियम्बल के बारे में। Thank you for listening this lecture. Thank you very much.